तो इसको आप लोग 3 नाम से जान सकते हो बच्चों। आप जो वर्ड यूज करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाम जो दिया हुआ है इसका, वो है एक्टिविटी, टर्नओवर और परफॉर्मेंस। कुछ लोग इसको एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं कि भाई ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान लो, ये बेस्ड ऑन एक्टिविटी है। बेस्ड ऑन एक्टिविटी है ना। एक भाई देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को जज कैसे किया जाता है। एक तो प्रॉफिट के बेस पे। कई बार प्रॉफिट जो होता है ना बच्चों, वो ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है। कई बार कई बिजनेस में प्रॉफिट बहुत होता है लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना। तो हर बार प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे जज करना भी अच्छा नहीं होता है बिजनेस को। तो बिजनेस के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हमेशा प्रॉफिट ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है। कई बार प्रॉफिट जो होता है ना, हमको राइट डायरेक्शन नहीं बताता है कि फर्म सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो ट्रू इंडिकेटर को जानने के लिए कई बार हम लोग परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम लोग सेल्स को बेस मानते हैं सर। प्रॉफिटेबिलिटी तो बेस्ड ऑन सेल्स होता है सर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग प्रॉफिट को सेल से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट का कंपैरिजन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में हमेशा हम लोग प्रॉफिट की एबिलिटी को जज करते थे बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब बातें होती थी। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिविटी का। तो एक बिजनेस का एक्टिविटी को कैसे जज करोगे? बिजनेस का एक्टिविटी को कैसे जज करोगे? तो बिजनेस का एक्टिविटी को जज करने के लिए, बिजनेस का एक्टिविटी को जज करने के लिए हम लोग हमेशा सेल्स को इंडिकेटर लेते हैं। किसको इंडिकेटर लेते हैं भाई? हम लोग हमेशा सेल्स को लेते हैं। मतलब हम लोग सेल्स देखते हैं। एक बिजनेस का ट्रू ट्रू परफॉर्मेंस जानना है ना, तो उसके सेल्स को देखो। कितना सेल्स हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, और क्या देखिए सर, और देखो परचेज कितना हो रहा है। ठीक है। अब सेल्स में भी क्या हो सकता है, सेल्स एक तो हो गया सेल्स, एक हो गया परचेज। दूसरा क्या हो सकता है सर, सेल्स रिटर्न को भी देखना पड़ेगा। तो सेल्स में सेल्स रिटर्न, जब सेल्स बोलते हैं तो उसमें सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों आ जाता है, तो अलग से सेल्स रिटर्न बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और क्या देखना पड़ सकता है सर? एक तो भाई तुमको सेल्स में भी दो तरह का सेल्स होता है, एक क्रेडिट सेल्स भी होता है। तो क्रेडिट सेल्स को भी देखो। परचेज में भी क्या हो सकता है, क्रेडिट परचेज हो सकता है। तो आपको देखना है कि भाई कितना सेल्स है और कितना परचेज है, तो इसीलिए इसको सेल्स है, और सेल्स रिलेट करता है परचेज से बाबू। हम परचेज करेंगे तभी तो सेल करेंगे। तो एक्चुअली ये जो होता है ना, ये जो परफॉर्मेंस होता है, ये होता है बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन सेल्स। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रॉफिट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रॉफिट, वहां हमेशा हम लोग प्रॉफिट का बात करते हैं, कॉस्ट का बात करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करता है। जहां कॉस्ट होता है वहीं प्रॉफिट होता है। अगर 80% कॉस्ट है तो 20% प्रॉफिट है, 60% कॉस्ट है तो 40% प्रॉफिट है। तो अगर हम कॉस्ट में निकाल रहे हैं ना, समझना प्रॉफिट को ही निकाल रहा है। तो ऐसा मत समझना कि भाई आप प्रॉफिटेबिलिटी में अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हो, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हो, एक्सपेंसेस रेशियो निकाल रहे हो, तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हो। जहां आपने कॉस्ट निकाला मतलब उसका अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट और कॉस्ट बेस्ड ऑन सेल्स और इन्वेस्टमेंट था। वो जो हम प्रॉफिट और कॉस्ट की बात कर रहे थे वो बेस्ड ऑन सेल्स और इन्वेस्टमेंट था, लेकिन बेस तो प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट जानना था ना हमको। यहाँ पे हमको जानना है किस चीज को, यहाँ पे हमको जानना है इस एक्टिविटी को जानना है, इस टर्नओवर को जानना है। टर्नओवर मतलब सेल। टर्नओवर का मतलब सीधा से मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा भाई टर्नओवर का मतलब क्या होता है, तो टर्नओवर का सीधा मतलब सेल्स होता है बच्चों। कोई सोचने की जरूरत नहीं है। टर्नओवर का मतलब ही क्या होता है, सेल्स होता है। टर्नओवर का मतलब ही जानना चाहोगे तो क्या होता है, सेल्स होता है। टर्नओवर का मतलब ही क्या होता है, सेल्स होता है। एकदम क्लियरली हो है, आप जानते भी हो। परफॉर्मेंस, देखो मान लो कि हम बिजनेस है कर रहे हैं और मेरा एक दोस्त बिजनेस कर रहा है, दोनों ही फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, दोनों ही अच्छा खासा कमा रहा है। दो दोस्त है ए और बी। ठीक है। एक 10 लाख कमाया और बी 8 लाख कमाया। ठीक है। लेकिन बी ने कम से कम 40 लाख का सेल किया है और हमने 25 लाख बेच के ही इतना कमा लिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये 40 लाख बेच के 8 लाख कमाया और 25 लाख बेच के, हाँ कमाए हैं। हम क्या किए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किए, पीएमसीएच को कांटेक्ट किए, बिगर रॉय को कांटेक्ट किए, आईएसएम को कांटेक्ट किया और बोले भाई हम अधिक कमीशन पे तुमको माल देंगे। ठीक है। बाद में तुम सरकारी फंड से पैसे ले लेना और बाद में हमको कमीशन दे देना, हम तुमको भी कमीशन दे देंगे काट के। बोला ठीक है। तो हम क्या किए, माल को दोगुना तिगुना दाम में बेचे। 50% वो भी कमीशन खा, 20% वो भी खाया, 30% वो भी खाया, 30% हम भी खाए। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं। ऐसा बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलता है बाबू, क्योंकि बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ना। लॉन्ग टर्म तक कैसे सर्वाइव करोगे, जब तक कमीशन पे काम हो रहा है तब तक। लेकिन ये एकदम सही प्रोडक्ट देता है जब हम मार्केट में हमेशा भीड़ लगा रहता है।
जब भी दुकान में जाइए शॉप में भीड़ है, लेकिन मेरे दुकान में भीड़ नहीं। हम तो कमीशन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टेक्ट करते हैं और माल बेच के कमा लेते हैं। तो ऐसा बिजनेस कितना चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा बाबू। नया 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 प्रिंसिपल आया, नया इंचार्ज आया, वो आपको पसंद करेगा कि नहीं करेगा क्या पता, किसको लेगा किससे लेगा कौन पता है। उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है पुराने पुराने वाले के साथ, आप बेच रहे हो कमीशन में। लेकिन इसका बिजनेस अच्छा है, इसमें डेली का सेल्स अच्छा खासा हो रहा है, कस्टमर खूब आ रहे हैं, खूब जा रहे हैं, खूब भीड़ भाड़ लगा हुआ है, तो मार्केट में नाम फैल जाता है, ऑटोमेटिकली कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो लॉन्ग टर्म में कौन सर्वाइव करेगा, ऑब्वियसली बी सर्वाइव करेगा। तो परफॉर्मेंस जज करने के लिए इसीलिए हम लोग बोले कि हम लोग सेल्स को बेस मानेंगे। तो सेल्स को जब बेस मान करते हैं तो समझना मतलब सिर्फ सेल्स की बात होती है, ऑटोमेटिकली वहाँ परचेज की बात भी हो जाती है, ऑटोमेटिकली वहाँ किसकी बात हो जाती है बच्चों, परचेज की बात भी हो जाती है। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो क्रेडिट सेल्स भी आता है। सेल्स दो प्राइस में होता है बाबू, सेल्स भी जो होता है ना वो दो प्राइस में होता है। एक तो सेल्स होता है इनवॉइस प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एक होता है क्रेडिट सेल्स, और एक सेल्स, इसी सेल्स में एक और सेल्स भी होता है, इसी सेल्स में एक और सेल्स भी होता है। वो सेल्स क्या है सर, उसी सेल्स में एक सेल्स है, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सेल या कॉस्ट ऑफ सेल्स, या क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का कॉस्ट प्राइस वाला। जैसे मान लो हम 15 लाख में बेचे, तो 15 लाख में बेचे होंगे, 15 लाख का माल पूरा साल में बेचे, तो ठीक है ना, तो 15 लाख में बेचे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट कम होगा ना, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो सेल्स किए 15 लाख का, लेकिन बाद में पता चला कह रहे 11 लाख का ही माल बेचे, 11 लाख का माल 15 लाख में बेच दिए, तो 11 लाख तुम्हारा कॉस्ट हो गया बाबू, और 15 लाख हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस मतलब एमआरपी। उसी तरीके से परचेज का भी हम लोग कभी परचेज हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है बाबू, ध्यान रखना, परचेज जो है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है। लेकिन सेल्स दो प्राइस पे होता है, सेल्स जो है ना वो हमेशा दो प्राइस पे होता है, एक तो होगा भाई सेलिंग प्राइस पे, और एक होता है कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज दिस। तो एक सेल्स कॉस्ट प्राइस पे होता है, एक सेल्स सेलिंग प्राइस पे होता है। लेकिन परचेज हमेशा क्रेडिट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, वो कभी भी परचेज सेलिंग प्राइस का नहीं होता है। तो परचेज का कभी भी सेलिंग प्राइस मत ढूंढिएगा, ये ध्यान रखिएगा, परचेज का कभी भी सेलिंग प्राइस ढूंढिएगा मत, ठीक है। इसमें एक और चीज होता है क्रेडिट सेल्स, इसमें एक और चीज होता है, वो क्या है, क्रेडिट सेल्स। जो एक सेल्स के अंदर में हम ढूंढ रहे हैं क्या क्या चीजें मिल सकती है, एक सेल्स के अंदर में हम ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या चीज, क्रेडिट सेल्स मिला, सेल्स का कॉस्ट वाला मिला, सेल्स का क्रेडिट वाला मिला, और ये तो सेल्स है ही, एक परचेज मिला, परचेज में क्रेडिट परचेज मिला। तो इतना क्यों कर रहे हैं सर, इतना इसलिए कर रहे हैं बाबू कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें की बेस बनेगी, और उस बेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस बेस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन जगह पे क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो सेल्स हुआ, परचेज हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ, क्रेडिट सेल्स हुआ, क्रेडिट, ये सब बेस बनेगा क्वेश्चन आते समय। ये नीचे नीचे में जैसे हम लोग आगे आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, जीपी रेशियो, तो जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या होता था, जीपी बाय नेट सेल्स, है ना। तो नेट सेल बेस बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कभी सेल बेस बनेगा, कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स बेस बनेगा, कभी क्रेडिट सेल्स बनेगा, कभी परचेज बनेगा, कभी क्रेडिट परचेज बनेगा। इस तरीके से हम अलग अलग बेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये चीजें सेल्स से रिलेट करती है, सेल्स परचेज से रिलेट करता है, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेट करता है, सेल्स क्रेडिट सेल्स से रिलेट करता है, परचेज क्रेडिट परचेज से रिलेट करता है। तो जो जो यहाँ पे हम बता रहे हैं वो सारी चीजें रिलेट करेगी, और उन्हीं से क्या बनेंगे, उन्हीं से सारे रेशियोज बनेंगे, उन्हीं से सारे रेशियोज बनेंगे। इसीलिए आपको जानने की जरूरत है भाई कि कौन कौन रेशियो है ना। तो ये सब बेस बनेगा बाबू, ये सब सारे 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 बेस बनेंगे। चलो तो बात कर, 50 तक हम ये यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, यही बेस मानेंगे जो दिखा रहे हैं आपको अभी बोर्ड पे हम, वही बेस मानेंगे बच्चों, क्योंकि वही बेस मानने के लिए हमारे पास चीज बचेगी, और कुछ भी यहाँ पे नहीं बचेगी, ठीक है। अब चले आगे, देखना बड़ा इंटरेस्ट है, अब रेशियो समझ आ जाएगा सब, तो ऑटोमेटिकली ये चीज समझ जाएगा ना बेस, तो फिर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। सर इतना मेहनत क्यों करते हैं, सब डायरेक्ट फार्मूला बताइए ना, फार्मूला डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, यही तो सब करता है। लेकिन सबको बेस नहीं पता है, तो टीचर को भी रेशियो नहीं याद रहता है, बहुत बार वो लोग भी भूल जाते हैं रेशियो। और कौन सा, वो जो प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बताए थे ना, वो सब बहुत सारे टीचर कंफ्यूज होते हैं, क्यों, उनको तो पता ही नहीं होता कब पीबीआईटी लेंगे कब पीएआईटी लेंगे, खुद वो कंफ्यूज होते हैं। रीजन क्या होता है,
रीजन ये होता है उनको पता ही नहीं होता कि इसमें शेयर होल्डर फंड है, वहाँ पे टोटल एसेट है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म है, तो वो कंफ्यूज आते हैं। बच्चा भी खूब कंफ्यूज होता है इसमें, कुछ टीचर भी कंफ्यूज आते हैं। तो रीजन होता है उनको बेस नहीं पता होता है, तो बेस बहुत जानना जरूरी है। अगर आप बेस जान गए मतलब समझो आप सारा रेशियो जान गए। पहला रेशियो बता रहे हैं, ये बेस्ड ऑन सेल्स होता है, और सेल्स ट्रू इंडिकेटर होता है, कभी भी प्रॉफिट इंडिकेटर नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रॉफिटेबिलिटी में बेस प्रॉफिट होता था, प्रॉफिटेबिलिटी में बेस प्रॉफिट होता था, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट की एबिलिटी जज करते थे। और प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट को जज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग प्रॉफिट को कंपैरिजन करते थे सेल्स और इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पे बेस सेल है, प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे हम लोग सेल्स ही बेस मान के चलते हैं, वहां पे प्रॉफिट को बेस मानते थे, और प्रॉफिट का कंपैरिजन सेल्स और इन्वेस्टमेंट से होता था। तो दोनों अंतर है, दोनों को एक जैसा मत समझ लें कि वहां पे बेस्ड ऑन सेल्स बोले सर, यहाँ पे बेस्ड ऑन सेल्स बोल रहे हैं। तो वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट था, बेस्ड ऑन प्रॉफिट था। एंड द प्रॉफिट विल बी कंपेयर्ड विद सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो वहां प्रॉफिट का सेल्स के साथ और इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, वहां करते हैं करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेल्स है, और सेल्स का कंपेरिजन कई कई सारे कंपोनेंट के साथ होगा, वो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सेल्स हो गया, और किसी भी बिजनेस का जो ट्रू इंडिकेटर होता है वो उसका सेल्स होता है। ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस का जो ट्रू इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, वो उसका सेल्स होता है। वही सेल्स उसकी एक्टिविटी, ज्यादा सेल्स ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा सेल्स ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा सेल्स मतलब बिजनेस का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा। कम कस्टमर तो कम परफॉर्मेंस, ज्यादा कस्टमर ज्यादा परफॉर्मेंस। तो कस्टमर कब आएगा, कस्टमर ज्यादा आएगा तो क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और ये बेस बनेगा। तो सबसे पहला आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला क्या आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहला फॉर्मूला बता रहे बाबू, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अच्छा, टर्नओवर का मतलब क्या होता है बाबू, अभी बताए थे ना, सेल्स होता है। ठीक है। अच्छा, बता सकते हो बिजनेस में माल पड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक कौन प्राइस में रहता है, बिजनेस में जो कॉस्ट पर जो स्टॉक पड़ा रहता है वो सेलिंग प्राइस में होता है कि कॉस्ट प्राइस में होता है, बताओ। बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है या सेलिंग प्राइस में होता है। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट पे। प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे सर। हाँ, ध्यान रखना, कभी भी मत बोलना कि सेल्स प्राइस में होता है। मान लो मेरे नो बिजनेस में सर। माल पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ 10 लाख का स्टॉक पड़ा होगा। आप कोई कस्टमर आएगा, कोई कोई दुकान खरीदने आएगा, तो वो कॉस्ट प्राइस से बात करेगा कि सेलिंग प्राइस में खरीदेगा। मान लो उसका एमआरपी 20 लाख है, तो हम 20 लाख में बेचेंगे तो ले लेगा पूरा माल, नहीं ना भाई। दुकान खरीदा ना तो कॉस्ट प्राइस में खरीदेगा। तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, स्टॉक हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। चलिए, तो भैया स्टॉक तो कॉस्ट प्राइस पे होता है ना। चलिए, तो यहाँ पर बेस जो होगा टर्नओवर से होगा। तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक में, सॉरी, तो यहाँ पे जो है बाबू, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल्स। लेकिन सेल्स कौन सा लेंगे, सेल्स लेंगे हम लोग कॉस्ट वाला, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लेंगे, क्योंकि स्टॉक जब होता है कॉस्ट प्राइस पे तो सेल्स भी कौन सा लेंगे, कॉस्ट वाला लेंगे। सेल्स भी कॉस्ट वाला लेंगे, सेल्स सेलिंग प्राइस वाला नहीं लेंगे। अगर सेलिंग प्राइस लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा कॉस्ट वाला ही रहता है, क्योंकि स्टॉक कॉस्ट में रहता है। डिवाइड कर देंगे इसको एवरेज स्टॉक से, एवरेज स्टॉक से। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। कई बार हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये भी नाम रहेगा चलेगा, ये भी नाम रहेगा चलेगा। कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में नहीं दिया था, या कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया रहता है, और हम ऐसा इंफॉर्मेशन दिया भी नहीं है जिससे कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सके, मतलब क्वेश्चन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेकर। तो उस सिचुएशन में हम लोग सेल्स लेके भी क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, मान लो क्वेश्चन ने बोला कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो, और कॉस्ट ऑफ सेल्स दे भी नहीं दिया, बल्कि सेल्स दिया है। तो हम मान लेते हैं कि जो सेल्स है वही कॉस्ट ऑफ सेल्स है। क्या कर सकते हैं, जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो सेल्स ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं एवरेज स्टॉक से। ठीक है ना। अच्छा बाबू, अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, मान लो अगर बिजनेस न्यूली स्टार्टेड है, अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है तो वहां पे क्या एवरेज एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, पहले ये बताओ, तो बाद में वो सब बताएंगे। अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक मिलेगा क्या बाबू, नो सर। न्यूली स्टार्टेड में मिलेगा ओपनिंग स्टॉक। नया बिजनेस में कहाँ से ओपनिंग स्टॉक खोजेगा बाबू, क्लोजिंग तो मिल जाएगा साल के अंदर में, लेकिन ओपनिंग कहाँ से खोज पाओगे। तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है बाबू।
तो वहां पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। वहां पे ओपनिंग स्टॉक नहीं मिल पाता है। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब इसका एक सपोर्टिंग रेशियो है, सपोर्टिंग रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी। इसमें क्या होता है बाबू? कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है, जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाले हो टाइम से इसको डिवाइड कर दो। उसको टाइम से क्या करना है, तुमको डिवाइड कर देना है। मतलब टाइम डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये करना होता है। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर रहे हो नीचे से, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो पलट गया। सर कैसे? सिंपल सोचो ना बाबू, समझो इधर बात। टाइम डिवाइडेड बाय स्टॉक क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये एवरेज स्टॉक ऊपर चल जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स नीचे रह जाएगा ना। पढ़ोगे नहीं? एवरेज स्टॉक ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल्स नीचे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो नीचे लिखने का मतलब ही है बाबू, स्टॉक टर्नओवर रेशियो नीचे लिखने का मतलब ही है कि आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो पलट दी। मतलब फॉर्मूला में हो जाएगा एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस, इसको बोलते हैं सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये पलट गया, फिर स्टॉक टर्नओवर पलट गया इनटू टाइम। टाइम कितना हो सकता है? मंथ में लेंगे तो 12 मंथ, है ना। ईयर में लेंगे तो 365 डेज। मंथ में लोगे तो 12 मंथ, और डे में लोगे तो, और वीक में लोगे तो 52 वीक्स, है ना। यही ना लोगे बाबू, समझ रहे हो कि नहीं? या 52 वीक्स, है ना। अगर मंथ में निकालोगे तो 12, डे में निकालो। स्टॉक वेलोसिटी जो होता है बच्चों, वो टाइम को निकालता है। टाइम को किसको निकालता है? टाइम को। सर इसका मीनिंग नहीं समझ आया। मीनिंग नहीं समझ आया, लेकिन फॉर्मूला याद हो गया होगा। फिर से बता रहे हैं, स्टॉक फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। जैसे मान लो कि बाबू पूरे साल में आपने 12 लाख का सेल किया, ये कॉस्ट का बता रहे हैं, हमारा सेलिंग प्राइस नहीं बता रहे। मतलब जो बेचे वो 12 लाख का बेचे इसको 20 लाख में, सेलिंग प्राइस 20 लाख है, लेकिन जो माल बेचे उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 लाख। अब मान लो कि आपके यहाँ एवरेज स्टॉक जो है, जब कभी जाते हैं आपके दुकान तो आप बोलते हो लगभग 2 लाख का माल पड़ा है, कभी 2,10,000, कभी 2,20,000, कभी 1,80,000, कभी 1,90,000, तो 2 लाख का एवरेज स्टॉक पड़ा हुआ है। तो 2 लाख का एवरेज स्टॉक पड़ा है, तो 2 लाख से डिवाइड कर दो 12 लाख को, तो 6। इसका मतलब कुछ समझ आया बाबू? इसका मतलब ये होता है कि आप 2-2 लाख का माल साल में 6 बार बेचे। हर समय साल का एवरेज स्टॉक 2 लाख पड़ा रहता है, तो 2-2 लाख का माल साल में 6 बार बेचे। तो बता सकते हो कि एक बार बिकने में कितना टाइम लगेगा? ये हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको बोलेंगे 6 टाइम्स। अब देखो उसका स्टॉक वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो टाइम 12 महीना होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना का है? 6 बार निकाले, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 निकाले, तो आ गया 2 मंथ। इसका मतलब कि आप 2-2 महीना में अपना स्टॉक क्लियर कर देते हो। 2 महीना के अंदर में जो आपका स्टॉक होता है वो क्लियर कर देते हो, फिर लाते हो, फिर बेचते हो, फिर लाते हो, फिर बेचते हो। अगर 2 महीना में स्टॉक क्लियर कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना जल्दी माल निकाल लेते हो दुकान का तो बहुत अच्छी बात है। समझ आया तो ठीक है फॉर्मूला, नहीं समझ आया छोड़ो, याद करना सीखो। स्टॉक टर्नओवर फॉर्मूला क्या होता है? अभी काम नहीं है उतना एनालिसिस करना तुम लोग का, तो क्यों झूठ का मेहनत करवाएं अभी। सिंपल समझो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 बोलते हैं। ठीक है। कई बार नया नया बिजनेस होता है तो वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलता, तो वहाँ से क्लोजिंग स्टॉक लेके काम कर लेते हैं। ठीक है। कई बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होता तो सेल्स से भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ तक दिक्कत है किसी को तो बताओगे? यहाँ तक किसी को दिक्कत? स्टॉक वेलोसिटी में क्या आएगा? टाइम डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालोगे उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है। किसको? टाइम को डिवाइड कर दोगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, क्योंकि एक पेज में हम कर दिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का स्क्रीनशॉट ले लो। स्टॉक वेलोसिटी क्वेश्चन में कहा तो निकालना, टाइम निकालना हो तो कि एक बार स्टॉक को बेचने में कितना टाइम, तो एवरेज स्टॉक को बेचने में कितना समय लगता है, उसी को बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी मतलब टाइम को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो एक बार एवरेज स्टॉक जो दुकान में पड़ा रहता है उसको कितने महीने में बेच देते हैं, तो 2 महीने में बेच देते हैं, इसी को बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी। कई बार बिजनेस मैनेजर जानना चाहता है कि भाई जो दुकान में माल पड़ा रहता है वो कितने समय में बिक जाता है, तो 2 महीने में। तो डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस है, ड्यूरेबल गुड्स का है या कंज्यूमर गुड्स का है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पेरिसेबल गुड्स है, जैसे कि फूड ग्रेन्स जो होते हैं भोजन का टाइम, जैसे गेहूं चावल दाल, उस सब में अगर 5 दिन 10 दिन में अपना स्टॉक निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। कपड़े की दुकान है तो अगर आप 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तक भी निकाल लेते हैं, 3 महीने तक भी निकाल लेते हैं तो बहुत बेहतर माना जाता है। तो डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है ना। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग स्टॉक वेलोसिटी डिसाइड होती है। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब दूसरा नंबर चलो, स्टॉक वेलोसिटी तो अब दूसरा निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए अब दूसरा रेशियो निकाल रहे हैं बाबू। दूसरा रेशियो का नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा डेटर्स क्या होता है बच्चों? डेटर्स क्या होता है बताओगे? डेटर्स क्या होता है बताओ तो। एसेट्स। बोलो। डेटर एसेट्स तो होता है, वो तो बात सही है कि डेटर एसेट्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेटर्स क्या होता है? एसेट्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि एसेट्स तो होता है, ये तो बात सही है, लेकिन कैसा डेटर्स है, कौन सेल के कारण ये डेटर बनता है? क्रेडिट सेल। हाँ ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये क्रेडिट सेल्स पे बेस्ड होता है। ये किस पे बेस्ड होता है? क्रेडिट सेल्स पे बेस्ड होता है। चलो लेकिन निकलने दो ना। देखो डेटा टर्नओवर रेशियो बना रहे बच्चों, तो डेटा टर्नओवर रेशियो में एक बात ध्यान रखोगे कि हमेशा, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ सेल्स तो लेंगे, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये बेस्ड ऑन सेल्स होता है, वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट होता था, इसीलिए ऊपर में कभी प्रॉफिट लेते थे कभी कॉस्ट लेते थे। कॉस्ट का मतलब भी प्रॉफिट होता है, याद करो। कभी ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल, कभी ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल, तो कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल। तो ऊपर में प्रॉफिट प्रॉफिट, यहाँ पे ऊपर में सेल सेल सेल्स नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली ऊपर सेल, नीचे में जो भी होगा, लेकिन ऊपर में सेल सेल सेल्स नजर आ रहा है, इसलिए वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट था और ये बेस्ड ऑन सेल्स है। ये सेल्स को ही जज करता है, वो प्रॉफिट को जज करता था, वो सेल्स जज करता है। लेकिन वहाँ प्रॉफिट दो चीजों पे जज होता था, एक सेल्स के कारण इसलिए बेस सेल्स बन जाता था, और एक प्रॉफिट होता था इन्वेस्टमेंट पे, तो कभी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, कभी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कभी शेयर होल्डर फंड। समझना बात, ठीक है। तो सेल्स हो गया। तो डेटर में तो भाई सेल्स लेंगे, लेकिन क्या सेल लेंगे? ऑब्वियसली सर क्रेडिट सेल्स लीजिएगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स ही लेंगे, उधार वाला को भी चाहिए, डेटर का मतलब उधार वाला सेल्स। और नीचे में क्या होगा बाबू, कौन बताएगा नीचे में क्या होगा? नीचे में क्या होगा, कौन बतावेगा? नीचे में एवरेज डेटर होगा रे, और क्या होगा? ठीक है। कई बार बाबू क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स नहीं दिया रहता है, सिर्फ सेल्स दिया हुआ है, कोई क्रेडिट सेल नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया कि आप क्रेडिट सेल्स निकाल पाओ। तो क्या करोगे बाबू, उस समय आप सेल्स को भी लेके मांग कर सकते हो। फिलहाल हम क्रेडिट सेल्स ही ले रहे हैं। अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होगा तो एवरेज डेटर के जगह पे क्लोजिंग डेटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कई बार हम लोग क्रेडिट सेल की जगह पे ओनली सेल्स लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे जो सेल्स है वही क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा मत करना, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया तो सेल्स बाय एवरेज डेटर भी ले सकते हो। लेकिन लेना यही है, क्रेडिट सेल्स नहीं निकाल पा रहे हो, सेल्स क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो जो सेल्स है वही क्रेडिट सेल्स मान के काम कर सकते हो। किसी को दिक्कत है तो बताओगे। उसके बाद आएगा डेटर्स वेलोसिटी। डेटर्स वेलोसिटी, ठीक है। डेटर वेलोसिटी बोलो
या फिर इसका एक और नाम है एसीपी, नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी। लेकिन वो मत बोलना, वो एसीपी नहीं, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ये क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है बाबू, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का भाई? कौन बताएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जी, कौन बताएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, average data by sales into time. हाँ बोल सकता है, यहाँ पे सीधा बोलो ना बाबू, टाइम के ऊपर लिखिए ना, टाइम के ऊपर लिखिए और नीचे क्या लिखोगे बताओ तुम ही लोग। नीचे में हो जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। होगा कि नहीं होगा? ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है ना बाबू। अब इसको पलट दो, पलटने में समझते हो ना, टाइम डेटा टर्नओवर रेशियो पलटोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज डेटर ऊपर हो जाएगा, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल है ना, इनटू टाइम। टाइम क्या हो सकता है बाबू, 12 महीने में भी हो सकता है, 365 में भी हो सकता है, और 12 अगर दिन में निकालना है तो 365, महीने में निकालना है तो 12, और सप्ताह में निकालना है तो 52। समझ आ गया होगा ये चीज? समझ आया बाबू? अब Yes, sir. मान लो क्रेडिट सेल मान लो 12 लाख है और एवरेज डेटर मेरा मान लो 1 लाख है, 1 लाख है। इसका मतलब आएगा 12 टाइम आंसर। अब इधर आ जाओ, टाइम मान लो 12 महीना ले लो और डेटा टर्नओवर रेशियो भी 12 हो गया, कितना हो रहा है, 1। कितना है, 1। 1 का मतलब क्या समझ रहे हो, 1 का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया आप 1 महीने में पैसा वसूल लेते हो। 12 मंथ लिखे ना, टाइम 12 मंथ लेना, मतलब क्रेडिट सेल्स करते हो और 1 महीने में पैसा वसूल लेते हो। तो डेटर वेलोसिटी बताता है कि आपका कलेक्शन पीरियड क्या है, आपका कलेक्शन पीरियड क्या है। तो मेरे यहाँ पे कलेक्शन पीरियड 1 महीना निकल रहा है, 1 महीना बहुत अच्छा है। 1 महीना में अगर डेटर वसूल लेते हो, डेटर से पैसा वसूल लेते हो, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता अगर 1 महीना में डेटा से पैसा वसूल लेते हो। मान लो यहाँ पे 2 लाख है तो ये फिर 6 टाइम हो जाएगा, तो फिर 12 टाइम हो जाएगा मंथ में, और यहाँ पे 6 टाइम होकर डेटा नंबर से डिवाइड करोगे 2 मंथ, तो 2 महीने में पैसा वसूल रहे हो, ये भी ठीक है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 4 लाख है और ये 3 टाइम्स आ जाए, ये कितना आ जाए, 3 टाइम्स आ जाए, तो 12/3, 4 मंथ कलेक्शन पीरियड गिर रहा है, बहुत गंदा है। इतना लेट से पैसा वसूलना अच्छी बात नहीं, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना से ऊपर जा रहा है डेटर कलेक्शन पीरियड तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, और अगर 3 महीना से कम है तो उसका कलेक्शन पीरियड अच्छा माना जाता है। क्लियर है बाबू? मीनिंग भी थोड़ा समझाते चल रहा है, मेरा आदत है ना, ना मीनिंग समझाएंगे तो मेरा पेट नहीं, खाना नहीं पचेगा। चलो इसको उतार लो फॉर्मूला, डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलिए अब डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया, तीसरा रेशियो चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, एक तो हो गया भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एक हो गया डेटा टर्नओवर रेशियो, तीसरा होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला भाई, बताओ हमको। Credit purchase by average creditor. एग्जैक्टली, चलिए आप भैया एक बात तो समझ लो पहले आप, कि आप बात कर रहे हो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है तो सेल्स तो लेंगे, लेकिन सेल्स कौन सा लेंगे, क्रेडिटर है ना, यहाँ पे बात को समझना मेरी बात को, यहाँ पे क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर के साथ आप खरीदते हो या बेचते हो, डेटर को तो आप सेल करते हो, लेकिन जो क्रेडिटर होता है उसको क्या आप सेल करते हो? नहीं भैया, उसको आप परचेज करते हो, मेरी बात को समझिएगा। आप क्रेडिटर के साथ सेल नहीं करते हो, क्रेडिटर के साथ आप सेल नहीं करते हो, क्रेडिटर के साथ आप परचेज उधारी में खरीदते हो, उसी को ना बोलते हैं क्रेडिटर। जिससे आप उधारी में खरीद रहे हो उसको क्या बोलोगे आप, उसको आप बोलोगे क्रेडिटर।
तो उधारी में खरीद की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे सेल्स के जगह पे हम लोग परचेज लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ सेल्स के जगह पे हम लोग परचेज लिखते हैं। मैंने बताया था सेल्स परचेज से रिलेट करता है, तो यहाँ पे हम परचेज लिखेंगे। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है परचेज, हम क्रेडिटर से माल खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे ना, तो यहाँ परचेज। लेकिन कौन सा परचेज, यहाँ पे ओनली क्रेडिट परचेज की बात हो रही बाबू, यहाँ पे कैश परचेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्रेडिट परचेज की बात कर। नीचे क्या हो जाएगा, चूंकि क्रेडिटर है तो नीचे में हो जाएगा एवरेज क्रेडिटर। अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है बाबू तो ऊपर में क्रेडिट परचेज तो होगा, लेकिन नीचे में एवरेज क्रेडिटर की जगह पे क्लोजिंग क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बाबू, एवरेज डेटर निकाल पाओगे ना तुम लोग, एवरेज डेटर निकाल लोगे ना? एवरेज डेटर निकाल लोगे ना? एवरेज डेटर कैसे निकलता है? हाँ सर। हाँ, एवरेज डेटर निकाल लेना भाई, एवरेज डेटर निकाले नहीं, एवरेज डेटर्स बराबर ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे डेटर का मतलब 2 डेटर है बाबू, यहाँ डेटर का मतलब डेटर्स तो है ही, प्लस बिल्स रिसीवेबल भी है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि डेटर का मतलब सिर्फ डेटर है, डेटर का मतलब यहाँ बिल्स रिसीवेबल भी है, डेटर्स भी बिल रिसीवेबल भी। डेटर्स का एक और नाम होता है बुक डेप्ट, डेटर का एक और नाम होता है, डेटर और बुक डेट सेम होता है, तो बुक डेट भी बोलता है तो उसका मतलब वही बोल रहा है। ठीक है, तो बुक डेट भी बोले तो सोचना नहीं कि कुछ अलग है, तो डेटर्स बोले, बिल रिसीवेबल बोले, बुक डेट बोले, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो ओपनिंग लेंगे तो डेटर का भी, बिल रिसीवेबल का भी, बुक डेट का भी, क्लोजिंग लेंगे तो डेटर का भी, बिल रिसीवेबल का भी, बुक डेट का, दो तीनों को जोड़, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दोगे, मतलब ओपनिंग डेटा क्लोजिंग डेटा जोड़ के दूसरे, तो उसका एवरेज डेटर निकल जाएगा। ठीक है, ये लिखवाने थे भूल गए थे, अभी मेरे को याद आ रहा है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर भी लिख सकते हो। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं दिया है, सिर्फ परचेज दिया है, सिर्फ क्या दिया है, सिर्फ आपको परचेज दिया है मान लीजिए। ठीक है, तो जो परचेज दिया है ना बाबू उसी को मान लेना क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्रेडिट परचेज तो क्या करोगे, जो परचेज है वही क्रेडिट परचेज है, डिवाइड कर दोगे एवरेज क्रेडिट से, है ना? समझ आ गया बात को? अगर एवरेज क्रेडिटर नहीं होगा तो क्लोजिंग क्रेडिटर से डिवाइड कर दियो, और क्या करना है, समझ आ गया? एवरेज क्रेडिटर निकाल सकते हो बाबू लोग, है हाँ ना? सर। एवरेज क्रेडिटर निकाल सकते हो, एवरेज क्रेडिटर तो आराम से निकाल लोगे लोग। एवरेज क्रेडिटर बराबर ओपनिंग ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्रेडिटर का मतलब भी वही है, एक तो जो सिंपल क्रेडिटर होता है वो बाबू, और एक बिल पेबल, दोनों का दोनों। अब बाबू इसमें एक और चीज निकलता है, क्या निकलता है? क्रेडिटर वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी। क्रेडिटर वेलोसिटी का दूसरा नाम है एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट किया जाता है, कलेक्शन नहीं होता है, डेटर से कलेक्शन किया जाता है, इसीलिए वहां पे क्या लिखे थे, कलेक्शन पीरियड। और क्रेडिटर से परचेज किया, फिर क्रेडिटर को पेमेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ लिखे पेमेंट पीरियड। तो उल्टा कर दो, मतलब टाइम डिवाइडेड बाय क्या, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, सिटी रेशियो मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, या फॉर्मूला को पलट दो, ऊपर में लिखो एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्या, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, फॉर्मूला को उल्टे कर दिए, इनटू टाइम, टाइम मतलब मंथ में निकाल रहे हो तो 12 मंथ्स, है ना? और अगर डे में निकाल रहे हो तो 365 डेज, और अगर सप्ताह में निकाल रहे हो तो 52 वीक्स। कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? उतार लो इस फॉर्मूला को। एक बार थोड़ा सा कंफर्म करोगे तो आवाज आ रहा है ना सबको?
हाँ सर। यस सर। ठीक, ओके। चलो, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी याद हो गया होगा कि क्रेडिटर से परचेज करते हैं, इसलिए क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। सब में तो एवरेज ले रहे हैं, डेटर में भी एवरेज ले लिया बाबू। और यही 3 रेशियो सबसे ज्यादा यूज होता है बाबू, एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एक डेटर टर्नओवर रेशियो और एक क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये 3 रेशियो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यही 3 ज्यादा, ऐसे पूछे और भी जाते हैं, लेकिन ये 3 मोस्टली क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपको, स्टॉक टर्नओवर, डेटा टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर। और जब बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कौन सा ये पूछा जाता है सर, ये वाला एवरेज पेमेंट पीरियड, ये बहुत पूछा जाता है बाबू, इसलिए इसको भी पढ़ लेना। एक एवरेज कलेक्शन पीरियड और एक एवरेज पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर में पेमेंट और डेटर में कलेक्शन, ये भी खूब पूछा जाता है, इसीलिए दोनों को याद कर लेना। तो ये 3 रेशियो याद कर लो। तो सपोर्टिंग रेशियो क्या है, टाइम को डिवाइड कर देना उसके रेशियो से, हो गया। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर। अब बता रहे हैं वो जो एकदम आसान आसान। एक आता है बाबू, चौथा बताने जा रहे हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल भी तो कॉस्ट पे होता है, लेकिन ज्यादातर ये रेशियो सेल्स पे निकाला जाता है बाबू, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स से किया जाता है। जनरली लोग कहते हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल अच्छा हो फर्म में तो सेल्स अच्छा होता है, तो वर्किंग कैपिटल में सेल्स से ही कंपैरिजन होता है, लेकिन सेल्स भी दो एनालिस्ट है वो वर्किंग कैपिटल को सेल्स से कंपैरिजन करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस वाला वो लेते हैं, तो हम लोग भी मान लेते हैं वही वाला, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे सेल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का भी एवरेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली टाइम में हम लोग क्या होता है, तो अगर मान लो कि आपने एवरेज लिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इन्फॉर्मेशन दिया है, तो एवरेज वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, सेल्स के साथ ओनली क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हो, ठीक है, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हो, ठीक है, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि सेल्स दिख रहा है आपको, सेल्स के जगह पे कई बार हम लोग बाबू कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ले सकते हो बाबू, कई बार हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी काम करते हैं, कई बार हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। जनरली आपको बाबू सिंपली वर्किंग कैपिटल दिया होगा, एवरेज तो वर्किंग कैपिटल ढूंढना ही मत, क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं, तो आपको मेनली यही वर्किंग कैपिटल पे काम करना होगा, ठीक है। तो सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, सेल्स नहीं मिलता है तो क्या लेना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, पहले सेल्स ही ढूंढना, सेल्स नहीं मिलता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना, ठीक है, पहले सेल्स देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना ज्यादा दिक्कत होता है, सेल्स निकालना ज्यादा आसान होता है, क्वेश्चन में मोस्टली सेल्स मिलता है, तो कई बार कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढना पड़ता है, अगर ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो सेल्स से कंपैरिजन कर देना। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल पाता है, और कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स से बोल भी देता है, लेकिन ज्यादातर सेल्स पे निकलता है, ज्यादातर इसी पे निकलता है, ध्यान रखना, ज्यादातर इसी पे निकलता है, ठीक है, ज्यादातर इसी पे निकलता है, मतलब सेल्स पे ही निकलता है, ठीक है। तो ये ज्यादा पे तुम ध्यान रखना, ठीक है। और ज्यादातर हमको सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, एवरेज तो मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसी पे काम करना, सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। क्लोजिंग मतलब साल के अंदर में जो पड़ा है, तो जनरली यही लेते हैं, ठीक है। इसका वेलोसिटी नहीं, इसकी वेलोसिटी नहीं निकाली जाती है बाबू, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी पे मत जाओगे। 5 नंबर देखोगे, अब जो रेशियो का नाम है उसका नाम बोलते हैं हम लोग करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा बाबू, यहाँ पे भी सेल्स ही लेते हैं बाबू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, सेल्स ही कंपेरिजन, सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, ठीक है। और कई बार अगर सेल्स नहीं मिल पा रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से काम कर लेते हैं, है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स भी ले लेते हैं, ठीक है।
क्लियर है? कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय करंट एसेट्स, तो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो बराबर हो गया सेल्स बाय करंट एसेट या कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय करंट एसेट। ठीक है, तो ज्यादातर पहले कंपैरिजन सेल से ही होता है बच्चों, पहले यही वाला लगाना। ठीक है, पहले यही निकालना। तो सेल्स बाय करंट एसेट ये लेना। अगर सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स बाद में होता है, पहले सेल्स ढूंढना। अगर सेल्स नहीं मिल रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। ठीक है, अब 6 नंबर देखो बाबू, कई बार हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लेने बाबू, ऊपर में सेल्स लिखोगे, डिवाइडेड करोगे फिक्स्ड एसेट से। ठीक है, तो यह हो गया सेल्स, नीचे हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। आई होप क्लियर होगा, वो सबको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट, बस काम खत्म, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो करंट एसेट पे होता है, फिक्स्ड एसेट पे होता है, वर्किंग कैपिटल पे होता है। ठीक है, कुछ और रेशियोज भी है इसमें, ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ और रेशियो नहीं, कुछ और रेशियोज भी है। फिलहाल 6 करो, 6 कर लो ना, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा रेशियो का। अब तुम क्वेश्चन में, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको तुम लोग बना सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें तुम बना, जहाँ पे तुमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको स्टॉक वेलोसिटी ज्यादातर नहीं पूछता है बाबू, ध्यान रखना, ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में। बहुत मतलब रेयर केस होगा तो पूछेगा। हमको लगता है कि बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं जहाँ पे स्टॉक वेलोसिटी पूछा है, तो फिलहाल ये नहीं पूछता है बाबू, लेकिन हम बता दिए, अब जब जरूरत है तो बताया जाता है। ये होता है बहुत सारे बुक में, बड़े बड़े ऑथर्स के बुक में देखोगे तो ये मिलता है, लेकिन तुम लोग के बुक में हम नहीं देखे कि पूछा गया है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछेगा, डेटा टर्नओवर रेशियो पूछता है, एकदम पूछता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खूब क्वेश्चन पूछता है। और आपको डेटर वेलोसिटी भी पूछेगा, एकदम डेटर वेलोसिटी पूछेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड के नाम से। आपको डेटर वेलोसिटी कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये एकदम लिखा हुआ मिलना ही मिलना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, ये मिलेगा मिलेगा, इसलिए एकदम इसको आप जितना से पढ़िए उतना अच्छी बात है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो तुम पूछेगा ही पूछेगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एकदम कर लो अच्छे से। और क्रेडिटर का वेलोसिटी भी पूछेगा, मतलब कि एवरेज पेमेंट पीरियड के नाम से, इसी नाम से बोलता है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज क्रेडिटर वेलोसिटी वर्ड नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एवरेज पेमेंट पीरियड मिलेगा। कोई बुक में मिल गया तो अलग बात है, ज्यादातर एवरेज पेमेंट पीरियड मिलता है। बुक में क्या क्या मिल रहा है वो भी हम बता देते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो में कोई दिक्कत नहीं, सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट में सेल्स बाय करंट एसेट, फिक्स में सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट। इसमें ऊपर में सेल्स होता है, ध्यान रखना, ऊपर में सेल्स, और जो रेशियो का नाम है वो नीचे। इसमें ऊपर में सेल्स मिलता है और नीचे में क्या मिलता है, जो नाम है। जैसे स्टॉक नाम है तो स्टॉक लेंगे, एवरेज स्टॉक लेंगे, एवरेज स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। ठीक है, तो स्टॉक कॉस्ट प्राइस में होता है तो पहले कॉस्ट में लेंगे, और कॉस्ट नहीं है तो सेलिंग प्राइस में लेंगे। डेटर्स में क्रेडिटर सेल्स लेंगे बाबू, क्रेडिट सेल्स लेंगे, जो डेटा क्रेडिट सेल्स होता है, नीचे में एवरेज डेटर, एवरेज डेटर नहीं है तो क्लोजिंग। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर। ठीक है, और अगर क्रेडिट परचेज नहीं है तो परचेज लेंगे डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर ले लेंगे। ठीक है, और अगर एवरेज क्रेडिटर नहीं मिल रहा है तो क्लोजिंग क्रेडिटर से भी काम चला सकते हैं। तो मेनली बुक में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू। हम कुछ रेशियो क्वेश्चन है तो बताओ। एक्चुअली हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं बाबू, अभी थोड़ा तो बाहर में आए हुए हैं, तो थोड़ा सा हम आप लोग को इसीलिए बुक लेके नहीं आए हैं। तो किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, किसी के पास क्वेश्चन है तो बताओ। सर नेक्स्ट क्लास बता दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, आज रहने दो इतना ही। तो एक क्वेश्चन बनाओ ना घर में, घर में घर क्वेश्चन। कैसे निकलेगा सर? क्या बोले बाबू? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में, भूल गए? यस सर, याद है। याद है कि नहीं? प्रॉफिटेबिलिटी में बताए हैं। बोलिए सर इधर एक बार। देखो, इधर देखो, सबसे पहले क्या होता है, ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स में सेल्स माइनस करते हैं तो नेट सेल्स आता है, और नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, बताए थे।
तो इनडायरेक्टली बोल सकते हो ना कि भाई अगर हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। और उसी तरीके से इसको उल्टे लैंग्वेज में बोलोगे तो आप नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला बताए थे, याद है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक तो बताए थे कि भाई नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, दूसरा सब बताए थे कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, कैरेज इनवर्ड भी आता है, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, जो फैक्ट्री का खर्चा होता है। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। तो एक तो नेट सेल्स में जीपी माइनस कर दो, अगर ये वाला निकलता है तो ये से निकाल लो, अगर ये नहीं निकलता है तो कई बार क्वेश्चन में ये वाला इन्फॉर्मेशन भी होता है, इससे भी हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है आप तुम लोग को? कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं इसको। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इसी से काम होगा वहां पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में। अगर दे दिया है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अच्छा है, नहीं दिया है तो सेल से जीपी माइनस कर लेना। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये वाला काम करोगे। कुछ क्वेश्चन परचेज और सेल्स दिया हुआ है सर। क्या दिया, सिर्फ परचेज और सेल्स? तो जो परचेज है हाँ। उसी को मान लो। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं है, वेजेस वेजेस ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है। नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और हाँ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, तो ओपनिंग ले लो, परचेज ले लो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो, कैरेज इनवर्ड जीरो, वेजेस जीरो। समझ आ गया? समझाया बाबू? यस सर, आ गया। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो, कैरेज इनवर्ड जीरो, वेजेस जीरो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना। सर ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया है, परचेज दिया और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना। क्लियर है? क्लियर हो गया बाबू? यस सर, क्लियर है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी बता देंगे। नो सर। चलो आज इतना ही रहने दो, ठीक है, कल कंप्लीट करेंगे तो फॉर्मूला एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे जितना भी इसमें बताया हुआ है, ठीक है, एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर देंगे। तो थोड़ा सा 5 6 का स्क्रीनशॉट लेने दीजिए ना। हाँ दे देते हैं, लो हम 4 5 6 तीनों का दे देते हैं। लीजिए 4 5 6 तीनों का एक ही जगह ले लो। यहाँ पे भी सेल्स के जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल्स ले सकते हैं, ध्यान रखना, यहाँ भी सेल्स के जगह पे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स ले सकते हैं। तो कई बार कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी बनाया जाता है, तो बनाएगा तो टेंशन नहीं लेना कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाया तो गलत है, दोनों सही है अपने अपने जगह पे, ठीक है ना। कहीं पे सेल्स होता है, कहीं ज्यादातर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे नहीं, ज्यादातर इसी पे काम।